वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग जो है वो 307 से पूरी तरह विभाज्य हो। किससे? 307 से विभाज्य हो ना। तो हम क्या करते हैं, 307 का हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे भाग कर लेते हैं। जब हम भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 3 बार फिर ले जाएंगे। जब हम 3 बार फिर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 921 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, अब हम उल्टा घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे तो यहाँ पे कौन संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है, तो हम उल्टा घटाएंगे। हम इस अधिक क्यों रखे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ने के लिए कह रहा है ना, घटाने के लिए कहता तो हम यहाँ पे एक कम करके रखते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या रखते हैं। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो हमने नीचे क्या रखा है? ज्यादा रखा है। हम क्या करेंगे, अब उल्टा घटाएंगे। तो ऐसे घटाएंगे तो कितना? 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यानी छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें? 132 अगर हम जोड़ देते हैं, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 68। कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। आगे कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है दूसरी संख्या का जो तीसरी संख्या से अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो 5:3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 5:3 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अनुपात 2, यानी कि दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे सेम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर तरफ हम 5 का गुणा कर लेते हैं और नीचे तरफ हम कितने का गुणा कर लेते हैं? 3। हम क्या कर रहे हैं, अनुपात यानी दूसरी संख्या का अनुपात बराबर कर रहे हैं। तो जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना? 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगी 10, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 3 15। देखिए नीचे भी दूसरी संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है, और तीसरी संख्या कितनी हो गई है? 9। कह रहा है इन सभी का जो योग दिया हुआ है वो 68 दिया हुआ है। इन सभी का जो योग दिया हुआ है वो 68 दिया हुआ है। जोड़ेंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। यानी 34 x का मान कितना हो गया? 68 दिया हुआ है। x का मान कितना हो गया? 2 आ गया। तो प्रश्न में पूछा है, हमने मान लिया कि ये संख्याएं थी, तो प्रश्न में पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरी संख्या कौन सी? 15x पूछ रहा है, लेकिन दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या कह रहा है, 192 की पावर कितना दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 193 की पावर कितना दिया हुआ है? 103 दिया हुआ है। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो भी पावर दी होती है उसमें 4 का भाग करके देख लेते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे 4 का भाग करेंगे तो देखेंगे कि शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा? 3। हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इन दोनों अंकों को हम छोड़ देंगे। हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 3 की पावर कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और 3 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7। 3 की पावर 3 करेंगे 27, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7। और 7 में 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चिड़ियाघर में कुल 480 हिरण और शुतुरमुर्ग रहते हैं। यदि पैरों की कुल संख्या 1040 है तो क्रमशः हिरणों और शुतुरमुर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो कुल जानवर है वो कितने हैं? 480 है। अच्छा, हम अगर मान लें कि सभी के सभी हिरण हैं, यानी सभी के सभी 4 पैर वाले हैं, तो इनके कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 32 की 2, 4 चौक 16, और 16 3 कितना हो जाएगा? 19। कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1920। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो कुल पैरों की संख्या है वो कितनी है? 1040 है।
यानी कुल कितने पैर कम पड़ रहे हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 880। यानी कितने पैर कम पड़ रहे हैं, 880 पैर कम पड़ रहे हैं। ये जो 880 पैर कम पड़ रहे हैं, ये किसके कम पड़ रहे हैं, 2 पैर वालों के कम पड़ रहे हैं। यानी ये 880 पैर किसके कम पड़ रहे हैं, 2 पैर वालों के। 2 का भाग कर देंगे, तो जब हम 2 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा 440। यानी जो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है, 440 आ गई है। अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या 440 है तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या बहुत छोटी सी लिखी हुई है, 168 लिखी हुई है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, सोच के भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए हमें पता है कि जब हम 10 का 12 में गुणा करते हैं, देखिए लगातार संख्या है ना, 10 का हम 12 में गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 120 मिलता है। ऐसे ही आगे संख्या 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी, तो हम लगातार किन दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमें 168 मिलता है। तो सिंपल सा है, हमें पता है कि देखिए इकाई के अंक पे क्या 8 कब आएगा, इकाई के अंक पे 8 कब आएगा, जब हम 4 का 2 पे गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। एक तो या 8 छंग 48, या फिर हम 6 का 8 पे गुणा करेंगे तो आएगा। तो देखिए या तो यहां से आ सकता है या तो यहां से आ सकता है, तो हम देख लेते हैं। 12 चौक 48 की 8 हो गया, 12 एक 12 और 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 168। यानी जो लगातार क्रमागत संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, 12 और 14 है। कह रहा है संख्याओं का योग निकालना है, तो अगर हम 12 और 14 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 11 से भाज्यता का नियम क्या है। 11 से भाज्यता का नियम क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 है या फिर 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। क्या होता है विषम स्थानों के अंकों का योग, हम देख लेंगे कि विषम स्थानों पे कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं, हम क्या कर लेंगे, उनका योग कर लेंगे। तो 6 7 13 13 2 15 5 20 7 27 27 4 कितना हो गया, 31 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम स्थानों पे अंकों का योग कर लेंगे। तो सम स्थानों पे जो अंक लिखे हुए हैं उनका हम योग कर लेंगे। तो 5 4 9 3 15 4 5 4 9 9 3 9 3 12 और 12 4 कितना हो गया, 16 और 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। और प्लस का क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। हमें पता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया है, 31 आया है। सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया है, 22 आया है। तो 22 में हम क्या जोड़ दें कि 31 हो जाए तो अंतर क्या आने लग जाए, 0 आने लग जाए अंतर। तो 22 में हम क्या जोड़ दें, 22 में हम 9 अगर जोड़ देते हैं, देखिए 22 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। और सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है दिए गए प्रश्न को जब हम 17 से भाग करते हैं तो शेषफल ज्ञात करना है कि शेषफल कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे हम 17 का भाग करेंगे, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बच जाएगा, 34 और 3 37, 3 बच जाएगा। 17 51, 51 और 6 57, 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितना बच जाएगा शेषफल, यहाँ पे 10 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 चौको 68 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 68 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा शेषफल। यहाँ पे शेषफल देखेंगे तो 17 से कट रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। 170 तो पूरा 17 से कट जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर देखिएगा ये 10 और 7 17, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। अगर हम इन दोनों इनको आपस में जोड़ें तो जोड़ने का तरीका एक तो सीधे सीधे जोड़ के फिर 17 का भाग कर दें, या फिर हम ये देख लें कि 10 और 7 ये तो पूरा पूरा कट रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो 9 6 15 और 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 में अगर हम 17 का भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे 18 में तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। गुणनफल 1 से लेके अगर हम 50 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो प्रश्न में पूछ रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, शून्य निकालने के लिए हमें पता है कि अगर हम 2 का गुणा 5 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 शून्य मिलता है।
तो अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में दो तो हमको बहुत सारे मिलने वाले हैं, दो तो हमें बहुत सारे मिलने वाले हैं, जितनी विषम संख्याएं होंगी उतनी सम संख्याएं होंगी, और प्रत्येक सम संख्या में हमको 2 मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कुल 5 की संख्या कितनी है। तो 5 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 50 में 5 का भाग कर देंगे। 5 का भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 5 के डिफरेंस में ही हमें मिल रहा है। तो हम 5 का भाग करेंगे तो कितना, 5 दहम 50। हम इस 10 में फिर से 5 का भाग कर देंगे, तो जब हम 10 में फिर से 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी जो 5 की संख्या मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। इसका मतलब हमें 5 कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, और 2 तो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो 5 यानी 12, 5 का हम 12 2 के साथ गुणा कर देंगे तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक कैंटीन को 14 दिनों के लिए 98 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। देखिए 14 दिनों के लिए जो आवश्यकता होती है वो कितना, 98 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अगर मैं कहूँ कि एक दिन में कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो 98 में हम 14 का भाग कर देते हैं, तो 14 सते 98। हमें पता है कि एक दिन में कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी, 7 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़नी है हमें। फिर प्रश्न में कह रहा है कि फरवरी और मार्च के महीनों के लिए एक साथ चावल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, लीप वर्ष के लिए नहीं, लीप वर्ष के लिए नहीं। यानी कि फरवरी में कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए, और मार्च में कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। यानी कुल कितने दिन हो गए, 8 1 9 3 2 5, यानी 59 दिनों के लिए कुल कितने चावल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें पता है कि एक दिन के लिए जो चावल की आवश्यकता पड़ रही है वो कितना पड़ रही है, 7 पड़ रही है। तो 59 दिनों के लिए कितनी पड़ेगी, तो 7 9 63 की 3 हासिल कितना हो गया, 6 हो गया, और 7 पना 35, और 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी 413 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी फरवरी और मार्च के महीने में। एक संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है, जब 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है, और जब 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। पूछा है संख्या क्या है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, जब किसी संख्या को 13, 12 और 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 12, 11 और 10 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए हम क्या करते हैं, हम 13, 12 और 11 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इन संख्याओं का 13, 12 और 11 का एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना है इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस। जब हम 13 से भाग करते हैं तो शेषफल 12 बचता है, जब हम 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 11 बचता है, जब हम 11 से भाग करते हैं तो शेषफल 10 बचता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम माइनस क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। जब हम 13, 12 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 1700 क्या हो जाएगा, 1716 हो जाएगा, और माइनस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1715 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 से लेके अगर हम 129 तक की संख्याएं लिखते हैं तो उसमें जो 2 मिलते हैं वो तो कई सारे मिलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5 की संख्या काउंट कर लेते हैं कि कुल 5 कितने मिलेंगे हमें, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें निकालना होता है कि 129 तक की संख्याएं, अगर हम 129 तक की संख्याएं लिखें और उसमें 5 कुल कितने हैं, तो कुल 5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 5 का भाग कर देते हैं। तो 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 पचा 25, 25 बार जाएगा। फिर हम 25 में क्या करेंगे, फिर 5 का भाग कर देंगे। जब हम 5 का भाग करेंगे तो 5 पचा 25, 5 आ जाएगा। अभी भी 5 में भाग जा रहा है, तो 5 का भाग करेंगे तो 5 एकन्नम 5, कितना जाएगा, 1। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल कितने 5 मिलेंगे हमें, 25, 5 30, 1 31, यानी कुल कितने 5 मिलेंगे हमें, 31 5 मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है, 31, और जो सम संख्या यानी 2 मिलेगा वो कई सारे मिलेंगे। तो हम इन 31 5 का गुणा कर लेंगे 2 के साथ, तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 31 मिल जाएगी। यही हमारा आंसर होगा।
लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग दिया हुआ है वो 2195 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं वो एक a है, दूसरी क्या है a प्लस का 2 है, और एक संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है a माइनस का 2 है। ये हमने संख्याएं मान ली, लगातार 3 विषम संख्याएं मान ली। कह रहा है इनके वर्गों का जो योग है, तो वर्गों का योग देखिए a माइनस 2 का वर्ग प्लस का a का वर्ग और प्लस a प्लस 2 का वर्ग। हमने तीनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 2195 दिया हुआ है। इनका हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4a हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4a हो जाएगा, बराबर कितना 2195। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम देखेंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया है, 3a स्क्वायर हो गया है, माइनस का 4a प्लस का 4a कट जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, बराबर 2100 कितना हो जाएगा 95। वैसे ही रख लेते हैं। 8 इधर जाके पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2187 हो जाएगा। 3 का भाग कर देंगे, जब हम 3 का भाग करेंगे तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 729। हमें पता है 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 होता है 27 का स्क्वायर। किसका, 27 का स्क्वायर। तो a का मान कितना आ गया 27, a का मान 27 आ गया है। प्रश्न में पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 27, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना 29, और इधर की संख्या कौन सी हो जाएगी 25। यानी तीनों संख्याएं जो है वो कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर सी 25, 27 और 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम परीक्षा पैड को ए मान लेते हैं, पेंसिलों को क्या मान लेते हैं बी। क्या कह रहा है, 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 96। फिर कह रहा है 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 3 पेंसिलों का क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 134 रुपए दिया हुआ है। दो समीकरण है, दो समीकरण से हमें a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b को बराबर कर लेते हैं। तो b को बराबर करने के लिए इस 2 का गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं और इस 3 का गुणा हम ऊपर कर देते हैं। जब हम समीकरण दूसरे बनाएंगे तो कितना, 3 त्रिक का 9a प्लस का 6b, इधर भी हम गुणा करके रख लेंगे तो 3 18, 3 9 27, 27 1 28। फिर यहाँ पे गुणा करके रखेंगे तो 2 4 को 8a प्लस का 6b बराबर 2 4 को 8, 2 3 6, 2 1 9 2। समीकरण हल करेंगे, आपस में घटा देंगे तो घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो 9 से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और 2। a का मान कितना आ गया 20, a का मान 20 आ गया है। तो b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण में रख दें, हम इसमें रख देते हैं b का मान निकालने के लिए। तो a का मान कितना आ गया 20, 20 23 60, 60 रखेंगे तो 2b देखिएगा कितना, 2b बराबर 96, और यह 60 इधर जाके घट जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 36। तो 2b बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग कर देंगे, 18 दून 36। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल परीक्षा पैड तथा कुल पेंसिलों का क्रय मूल्य पूछा है। एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल का मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम जोड़ लेते हैं। तो a का मान कितना है 20 और b का मान कितना है 18, तो कितना हो जाएगा 38 रुपये। यानी एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कुल कितना हो जाएगा 38 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्यंजक में शेषफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 7 का भाग कर लेते हैं 550 में। तो 7 सता 49, शेषफल कितना बच गया यहाँ पे 6 बच गया, और 7 8 56, 7 सता 49, 7 8 56, शेषफल कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो 7 9 63 और 7 त्रिक 21, यानी शेषफल कितना बच जाएगा 0। हमने देख लिया कि शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, बीच में चिन्ह क्या है गुणा है, तो 0 का हम किसी के भी साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा
0। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1936 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को जब 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आए? 7 आए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9, 10 और 15 का निकाल लेंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी वह संख्या 90 है जो 9 से, 10 से और 15 से कट रही है। क्या कह रहा है? 1936 की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, 1936 में 90 का कर लेते हैं भाग। तो 90 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 9 दूना 18, 180, 3 और 1 6। फिर कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो कितना? 90 हो जाएगा। हम देखेंगे कि शेषफल कितना बचा है? 6। और यहाँ पे कितना? 13 से 9 जाएगा तो कितना? 4। शेषफल कितना बच गया? 46 बच गया। कह रहा है क्या घटाना चाहिए न्यूनतम संख्या, और लास्ट में क्या कह रहा है, मामले में शेषफल में कितना बचना चाहिए? शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम 46 में क्या कर लेते हैं, 46 से -7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। यानी हम वह संख्या 39, इसमें से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा दे? न्यूनतम संख्या 39 घटा दे कि 9, 10 और 15 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचेगा? 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि एक लड़का टेस्ट के सभी 20 प्रश्नों का उत्तर देता है और 8 अंक प्राप्त करता है, प्रश्न में कह रहा है सभी 20 प्रश्न करता है। हम मान लेते हैं कि जो सही प्रश्न किए हैं उनकी संख्या है S और जो गलत प्रश्न किए हैं उनकी संख्या है G और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20। कह रहा है अगर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, अगर उसने S क्वेश्चन किए हैं तो उसको अंक भी कितने मिलेंगे? S। कह रहा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, अगर उसने गलत क्वेश्चन G किए हैं तो अंक भी कितने कटेंगे? G। और कुल अंक कितने प्राप्त करता है? 8। समीकरण 2 बन गए हैं, यहाँ से हम S का मान निकाल लेंगे तो जोड़ेंगे समीकरण को दोनों को, तो ये कितना आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2S बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पे S का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यानी उस छात्र ने कुल सही प्रश्नों का कुल कितने प्रश्न सही किए हैं? 14 प्रश्न सही किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।